आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक कविता है जो 12th क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हेडिंग है द सोल्जर। और उस कविता को हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और चैप्टर 6 का है, जो कि रेनबो पार्ट 2 का जो बुक है पोएम का, उसी से। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी और पोएट और पोएम के बारे में आप लोग समझेंगे, जानेंगे। और मैं आपसे विनती करता हूँ, नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और कमेंट कि आप देखने के बाद आपको कैसा फील हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सोल्जर के बारे में जानते हैं। तो सोल्जर एक कविता है और सोल्जर जिसका कवि जो है, पोएट जो है, वो रूपर्ट ब्रोक है। रूपर्ट ब्रोक एक पोएट हैं जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु जो है 1915 ईस्वी में हुआ है। तो मैंने बोला कि सोल्जर एक कविता है रे बाबू, जिसका पोएम जो कवि जो है वो आपका रूपर्ट ब्रोक है और इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु जो है 1915 में हुआ। तो मैंने अभी तक 3 चीज पढ़ा है कि सोल्जर एक कविता है जिनका कवि जो है रूपर्ट ब्रोक है और उनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, डेट मीन्स 1915 में हुआ। इतना ही नहीं बल्कि इनका जो मृत्यु हुआ वो एक सेप्टिकेमिया, डेट मीन्स सेप्टिकेमिया यहाँ पर एक बीमारी है जिसका अर्थ होता है, सेप्टिकेमिया का अर्थ होता है घाव या जख्म का सड़ना या गलना। तो हम आगे बढ़ते हैं पोएम के बारे में और इसके पोएट के बारे में, जिनका अर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपर्ट ब्रूक को ब्रिटिश पोएट कहा जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड इसीलिए इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड का जो पुराना नाम है वो ब्रिटेन है, इसीलिए हम लोग इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहते हैं। साथ ही साथ जब ये रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक थे, सोल्जर थे, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने युद्ध करने के लिए विदेश चले जाते हैं, तो इन्हें वार पोएट भी कहा जाता है। वार में होता युद्ध, तो इन्हें वार पोएट भी कहा जाता है। और ये सोल्जर तो हैं ही थे, तो इन्हें सोल्जर भी कहा जाता है। चलिए, तो मैंने अभी तक मात्र कविता के कवि के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि इनका जन्म 1887 और इनका मृत्यु जो है 1915 में हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डेट मीन्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से। सेप्टिकेमिया का अर्थ बोला कि घाव या जख्म का सड़ना, इसी वजह से इनका मृत्यु हो गया। और इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता और वार पोएट भी कहा जाता है और सोल्जर भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंग्लैंड के एक सैनिक थे, सोल्जर थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इंस्पायर्ड, डेट मीन्स कह रहा है, यानी कवि के बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जो पहला पॉइंट है कि इनका इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रचार या प्रसार करना, प्रचार या प्रसार। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है, इन्हें प्रथम
विश्व युद्ध के दौरान पेट्रियटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। पेट्रियटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। यानी रूपर्ट ब्रूक जो थे एक सैनिक थे जिन्होंने ड्यूरिंग यानी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी पहला विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने देशभक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया। तो पहला पॉइंट है। इतना ही नहीं बल्कि ये एक कवि हैं W.B. येट्स, एक कवि हैं W.B. येट्स जिन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। यानी रूपर्ट ब्रूक को जो है W.B. येट्स नामक एक कवि हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्हें वर्णन किया, इन्हें आकृति मिली एक प्रकार का हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से, क्योंकि ये इंग्लैंड के एक कवि थे रे बाबू। तो इन्हें हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड से डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, जो कवि का नाम था W.B. येट्स। तो यहाँ पर से दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में उठता है। तो सबसे पहला हम कहेंगे कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो रहेगा कि कौन से कवि थे जिन्होंने पहला विश्व युद्ध के दौरान देशभक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका होगा रूपर्ट ब्रूक। चलिए, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर से उठता है, दूसरा पॉइंट से क्वेश्चन वो आपका होगा, पूछेगा कि हु डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन उठेगा बाबू वो होगा कि कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया उनके बारे में, उनके है ने। तो हो जाएगा आपका हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से उन्हें कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया और डिस्क्राइब भी किया। तो आपका हो जाएगा W.B. येट्स। तो किन्हें डिस्क्राइब किए, तो रूपर्ट ब्रूक जो इंग्लैंड के एक सैनिक थे और साथ ही साथ द सोल्जर पोयम के कवि भी थे। तो अब बात उठता है कि हम लोग कवि के बारे में पढ़ लिए, अब हम इस पोयम द सोल्जर पोयम के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है देखिए अबाउट द पोयम। दैट मीन्स पोयम के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपको ऊपर जो डिस्कशन मैंने किया है वो था आपका पोयम के बारे में, जो मैंने बोला कि इनका जन्म है जो 1887 में हुआ और मृत्यु जो है 1915 में हुआ और सेप्टिक केमिया नामक बीमारी से इनका मृत्यु हुआ रूपर्ट ब्रूक का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द सोल्जर जो एक कविता है, पोयम है, उस कविता के लेखक कौन है। तो हम कह सकते हैं रूपर्ट ब्रूक। और साथ ही साथ उनका जन्म पूछ सकता है, तो हम बता सकते हैं कि उनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैट मीन्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनका मृत्यु हुआ, दैट मीन्स 1915। और सेप्टिक केमिया नामक बीमारी से, सेप्टिक केमिया का अर्थ होता है घाव का या जख्म का सड़ना या गलना। और इतना ही नहीं बल्कि ये ब्रिटिश पोएट थे, इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता था और उसके साथ साथ इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रूपर्ट ब्रूक जो थे वो आपका ब्रिटिश पोएट थे, बार पोएट थे और सोल्जर थे, क्योंकि मैंने बोला कि वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और वो एक सैनिक थे, सोल्जर थे। तो सोल्जर थे तो और उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए विदेश में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने 1914, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 हुआ है ना, तो उन्होंने भाग लिए अपने इंग्लैंड, अपने देश के प्रति लड़ने के लिए उन्होंने विदेश गए, फॉरेन कंट्री गए। तो इन्हें इसीलिए वार पोएट भी कहा जाता है। और मैंने बोला कि ये जो थे पहला विश्व युद्ध के दौरान देशभक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया। और W.B. येट्स एक कवि थे जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से
या कृतिक दिए यानी डिस्क्राइब किए, वर्णन किए। तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चन उठेगा बाबू। और यहाँ पर देखिएगा हैंडसमेस्ट बुक में दिया हुआ है हैंडसमेस्ट, लेकिन हैंडसम का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो आपका मोस्ट हैंडसम समेस्ट होना चाहिए, लेकिन बुक में दिया है तो हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानेंगे। और हम लोग पोयम के बारे में बता दिए। अब हम लोग पोयम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पोयम में सबसे पहला एक पॉइंट आता है वो आपका सोनेट है। सोनेट का अर्थ होता है बाबू चतुष्पदी पंक्तियां। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोनेट जो है आपका 14 लाइन 14 पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, सोनेट कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि सोनेट क्या है ना, तो हम कह सकते हैं कि सोनेट का अर्थ जो है चतुष्पदी कविता पंक्ति, चतुष्पदी पंक्ति यानी 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उन्हें कहा जाता है सोनेट। तो 14 लाइन को पुनः जो है इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला जो आपका 8 लाइन्स और दूसरा जो आपका 6 लाइन। 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहेंगे, ध्यान से 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट वाला जो 6 लाइन है उसे क्या कहा जाता है, सस्टेट, SESTET सस्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत VIP है। सोनेट का पूछ सकता है कि सोनेट कितने लाइन्स के होते हैं, 14 लाइन्स को अगर 2 भागों में बांटा गया है तो 8 आपका फर्स्ट 8 लाइन्स और दूसरा सेकेंड लाइन। 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और दूसरा जो आपका है वो आपका सेस्टेट है। और इतना ही नहीं बल्कि एक बार पोयम था, बार पोयम क्यों, क्योंकि एक देशभक्ति का प्रचार था, देशभक्ति के लिए है ने, वो जो कवि थे देशभक्ति के लिए शहीद हो जाते हैं, मर मिट जाते हैं अपने देश के लिए, तो इन्हें बार पोयम भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें पेट्रियोटिक पोयम भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि यह देशभक्ति का भी प्रसार किए कौन, तो रूपर्ट ब्रूक, इसलिए इन्हें पेट्रियोटिक पोयम कहा जाता है। चलिए नोट करना है तो आगे। तो अब हम लोग इतना जानने के बाद अब हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई कि इस पोयम का, इस कविता का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले थीम के बारे में जानेंगे, यानी विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। इस कविता का थीम क्या है, तो ध्यान देना, इस कविता का 2 ही थीम है। फर्स्ट, ये सैनिक कहते हैं कि यदि मैं अपने देश के लिए, यानी रूपर्ट ब्रूक जो हैं जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, वो अपने देश के प्रति युद्ध लड़ने के लिए गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो जाने वक्त कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए फॉरिजन यानी विदेश चला जाऊं तो उस टाइम यानी लड़ते लड़ते जब इनका मृत्यु हो जाएगा, डेट मीन्स वे शहीद हो जाएंगे, ये अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे, तो उन्हें भूल मत जाना। तो इस कविता का थीम 2 ही है कि जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, वो अपने मातृभूमि के प्रति, मदर्स लैंड मीन्स मातृभूमि के प्रति मर मिट जाते हैं, यानी देश के प्रति अपने देशभक्ति को जगाते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा कि वो कहते हैं जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, तो जाने वक्त दूसरा पॉइंट कहते हैं, यानी इस सैनिक को, एक सैनिक का भावना को बताते हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ही हुआ कि एक सैनिक को भावना को बताते हैं कि जो सैनिक होते हैं, कवि कहना चाह रहे हैं, रूपर्ट ब्रूक कहना चाह रहे हैं कि जो सैनिक होते हैं वो अपने मातृभूमि के प्रति, यानी मातृभूमि के प्रति, अपने देशभक्ति भाव के प्रति वो अपना जीवन को शहीद कर जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सोल्जर जो होते हैं वो किसी भी युद्ध को भयावह घटना के रूप में नहीं लेते हैं। तो देखिए क्या कहा जाता है
थीम ऑफ पोएम यानी कविता का थीम है। तो कवि कहते हैं रूपर्ट ब्रूक, दिस पोएम सोज, यह कविता दिखलाती है द पेट्रियटिक पोएम, पेट्रियटिक का अर्थ होता है देशभक्ति, फीलिंग यानी भाव को, सोच को, विचार को, वो पेट्रियटिक यानी देशभक्ति भाव को, सोच को एक सैनिक का देशभक्ति भाव को दिखाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो टुवार्ड्स है ने के प्रति हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि के प्रति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे दो माँ होती है, एक अपनी माँ और एक मेरी धरती माँ, जिन्हें मदरलैंड कहा जाता है। तो मदरलैंड का अर्थ होता है मातृभूमि। उसके बाद कहते हैं कि और इसके साथ साथ इट एल्सो डिस्क्राइब, यह इतना ही नहीं डिस्क्राइब किए बल्कि और किए। वे कहते हैं कभी कि जो सोल्जर होते हैं वो डज नॉट सी, वो नहीं देखते हैं युद्ध को यानी कितना हूं भयावह युद्ध हो उसको नहीं देखते हैं। वो युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए अपने देश छोड़कर विदेश में भी चले जाते हैं। एज ए हॉर्बिंग का अर्थ होता है, हॉर्बिंग का मीनिंग जो होता है वो भयावह होता है, इवेंट मीन्स घटना। तो सोल्जर जो होते हैं कभी भी अपने भयावह घटना के रूप में नहीं लेते। तो मैंने बोला इस वीडियो में यानी पोयम का थीम दो ही था कि जो सैनिक होते हैं वो मातृभूमि के प्रति देशभक्ति के प्रति है नहीं, वो कभी भी, और सोल्जर जो होते हैं सैनिक जो होते हैं वो युद्ध को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी किसी घटना को वो भयावह के रूप में नहीं लेते। चलिए अब हम लोग इस पोयम का, इस कविता का जो है पहला पॉइंट जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट में कवि क्या कहना चाहते हैं यानी है ने देखेंगे। पहला पैराग्राफ जो मेरा है वो कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए विदेश चला जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। यानी डेट मीन्स कहने का अर्थ हो रहा है कि यानी अपने देशवासियों को, अपने सिटीजन को ये कहना चाहते हैं, ये अपने भाव को सभी लोग को यानी जो सोल्जर हैं और उसके साथ साथ जो अपने देशवासियों के हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए विदेश चला जाऊं तो मुझे भूल मत जाना, मुझे केवल याद रखना जो जहां पर मेरा शरीर जो है डेड बॉडी यानी मृतक शरीर जहां मेरा दफनाया जाएगा, जिस देश में मेरा शरीर जो है दफनाया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि इफ आई डेट मीन्स यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक के लिए आया है। रूपर्ट ब्रूक डेट मीन्स जो हमारे इस कविता के कवि हैं उनके यहाँ पर आई जो है उन्हीं के लिए आया है। यानी इफ आई, तो वे कहते हैं कि यदि मैं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक तो सोचना, केवल दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल सोचना, डेट जो, देयर इज सम कॉर्नर मिस होता है कोना, वहां कुछ कोना, डेट मीन्स कह रहे हैं कि जहां मेरा शरीर होगा, जहां हम लड़ने के लिए युद्ध गए तो वहां पर शहीद होने के बाद इनका जो बॉडी है, डेड बॉडी है, दफनाया जाता है। तो उसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि सम कॉर्नर यानी कुछ कोना, ऑफ ए फॉरिजन यानी विदेशों के, फील्ड में होता है जगह या खेत है न, जमीन कह सकते हैं। तो जमीन में जहां पर दफनाया जाएगा, डेट जो है फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर इज शैल यहाँ होगा, बी इन डेट वह, रिच मीन्स धनी होता है न, अर्थ मीन्स मिट्टी होता है, मिट्टी या धूल कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जहां मेरा शरीर होगा यानी
जब युद्ध लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो उनका जो डेड बॉडी होगा जितना दफनाया जाएगा, यानी 5 फीट में, तो 5 फीट जिस देश में वो लड़ते लड़ते उनका शरीर को दफनाया जाएगा, जितना फीट में, मान लिए 5 फीट है, तो 5 फीट जो हो जाएगा हमेशा हमेशा इंग्लैंड के नाम से हो जाएगा, यानी हमेशा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। और जिस जगह वो दफनाया जाएगा उनका शरीर, वो रिच यानी धनी हो जाएगा, यानी वहां का जो जमीन है क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। और ए रिचर उससे भी ज्यादा, यानी बोल रहे हैं कि मेरा देश का जमीन जो जगह है, अर्थ है, यानी मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी जो होता है, मिट्टी जो कि उससे फसल होते हैं और हम लोग उसी से खा करके है अपना जीवन को यापन करते हैं। तो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा, रिचर मतलब सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव, रिचर रिचेस्ट, तो कॉम्परेटिव डिग्री रिचर, यानी उससे भी ज्यादा धनी हो जाएगा। डस्ट ध्यान देना है बाबू, डस्ट यहाँ पर जो है वो सोल्जर के लिए आया है, यानी सोल्जर बॉडी के लिए आया है, सैनिक का शरीर के लिए आया है डस्ट, है ना। कंसल्ट मीन्स होता है छिपा हुआ, है ना। तो यहाँ पर से क्वेश्चन उठेगा रे कि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि डस्ट स्टैंड फॉर, दैट मीन्स डस्ट किसके लिए आया है, तो हम कह सकते हैं कि डस्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सोल्जर बॉडी के लिए। और कंसीडर्स मीन्स होता है छिपा हुआ, तो कंसीडर यहाँ पर से 2 क्वेश्चन उठे, यहाँ पर से भी क्वेश्चन उठेगा। कंसीडर का साइनो पूछ सकता है, साइनो कंसीडर जिसका साइनो होता है हिडन, HIDDEN, हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। तो ध्यान देना, इस कविता में आपका 2 ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपका एक डेड डस्ट आया है, जो डस्ट यहाँ पर है ना सैनिक के लिए आया है, सोल्जर के लिए आया है, सोल्जर बॉडी के लिए आया है, और कंसर्न जो कि साइनो इसका होता है हिडन। तो ध्यान दें, और हम लोग आगे फिर इसका अगला जो पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तब तक नोट करें।